बोर्ड्स का प्रिपरेशन था विथ नीट प्रिपरेशन, वो भी कैसे हैंडल किया। सब थ्योरी याद रखने का बेस्ट तरीका है टू सॉल्व क्वेश्चन। मिस्टेक्स जर्नी का पार्ट है जो कि होनी ही चाहिए। 690 स्कोर था उसका नीट में 2024। तो इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी, तुम नीट का भी प्रिपरेशन उसके साथ ही कर रहे हो। टेस्ट दिए क्योंकि जब लास्ट के प्रिपरेशन में द वे टू इम्प्रूव इज क्वेश्चन। हमारा रिजल्ट आ जाता था टेस्ट का 8:30-9 बजे तक। मैं उस रिजल्ट को अपनी ओएमआर शीट पे मैच करता था कि भाई तुमने जो मिस्टेक्स किए उसको प्रॉपर एनालाइज करो तुम, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उनको कुछ लेना देना। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं ये लाइन में आया हूँ नीट देने के लिए, तो ऑफ कोर्स मैं किसी रीजन से 35 एकर्स का तो अपना कैंपस ही है, अभी पूरा रिनोवेट हो रहा है। अराउंड 1800 का बेड्स हैं हॉस्पिटल में, तो एक पेशेंट को भी बहुत अच्छा है। वेलकम टू लिव अगेन टॉक्स गाइस, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए उन नीट हसलर्स की कहानी जिन्होंने एक स्ट्रगल को उनके सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट किया है। और अगर आप नीट स्टूडेंट हो, अगर आप इंस्पिरेशन, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रेटेजीज के लिए फाइंड आउट कर रहे हो किसी को, तो सेम प्लेटफॉर्म आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, जिसका नाम है लिव अगेन। लिव अगेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स आपके साथ इन सेकेंड्स कनेक्ट होते हैं। आप उनके साथ आपके हर एक प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, चाहे फिर वो पर्सनल इश्यूज हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपके स्टडीज रिगार्डिंग। तो गाइज आज हम एक हसलर की कहानी सुनेंगे हमारे पॉडकास्ट में, जिसका नाम है राजीव अग्रवाल, जो मेरा जूनियर है, 24 बैच से बिलोंग करता है। और उसका खास बात यह है कि 690 स्कोर था उसका नीट में 2024 में। सो आज मैं उसको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम थी, तब तुमने नीट प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? तो भाव, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया पॉडकास्ट में। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन कैसे बोर्ड्स के साथ मैनेज की, तो भाव उसमें ऐसे था कि मैं अब साल भर से पढ़ता भी आया था, तो मुझे कितना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा नीट प्रॉपरली हो सकता है। अब साथ ही में जो हमारा सिलेबस भी था भाव, जो हमें बोर्ड्स में पूछा जाता, वो और नीट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही था। बस नीट में ऐसा था कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना होता है, हमें थोड़ा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, हमें हर एकदम थ्योरी मैटर नहीं करती है। बट बोर्ड में थोड़ा डेफिनेशन, एक एक पॉइंट्स, राइट। ऑर्गेनिक के केस में रिएक्शन Right. मैकेनिज्म्स, ये सब मैटर करता है। और जैसे बोर्ड्स के साथ ये होता है कि हमें एक प्रॉपर गो थ्रू होना चाहिए कि हम आंसर कैसे लिख सकते हैं, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब जैसे मैं कंटिन्यूअसली खुद भी स्कूल जाता था, स्कूल गोइंग था मैं, मेरा डमी नहीं था, तो मुझे एक आंसर लिखने का प्रैक्टिस था। तो उसकी वजह से आंसर लिखने का मेरे साथ उतना कोई प्रॉब्लम था नहीं। साथ ही में अब ऑफ कोर्स मैंने साल भर पढ़ा था, तो नीट का इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। जब मैं बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहा था, सो इट्स नॉट जस्ट कि मैंने सिर्फ बोर्ड के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, क्योंकि एक्चुअल में बोर्ड का पॉइंट ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी, तुम नीट का भी प्रिपरेशन उसके साथ ही कर रहे हो, तो तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तुम्हारा नीट का भी रिवीजन हो रहा है, तुम उसके साथ 2-4 क्वेश्चंस बना लो, वो टॉपिक भी तुम्हारा रिवाइज हो गया। एंड देन तुम थोड़ा आंसर लिख के प्रैक्टिस कर लो, अगर तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है लिखने में, तो वो हेल्प करेगा बोर्ड की प्रिपरेशन में। हाँ, आप तुम्हारा आंसर तो राइट है, बट जैसे कि नीट प्रिपरेशन तो हाँ वो सारा रिवीजन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पहले हुआ था या फिर थोड़ा सा बाकी था? क्योंकि स्ट्रेस आता है ना। अब स्टूडेंट्स का इशू क्या है कि उनकी बोर्ड एग्जाम तो चल रही है, बट उनका नीट प्रिपरेशन अच्छे से हुआ नहीं या फिर रिवीजन हुआ नहीं। तो फिर क्या तुम्हारा ऑलरेडी रिवीजन हुआ था या फिर बाकी था? तो वो मेरा कुछ इस तरह से रहा था कि जो दिसंबर जनवरी का टाइम था, उस टाइम मैंने अपना 11th कवर अप किया, बिकॉज अगर उस टाइम मैंने 11th कवर अप नहीं किया होता, तो उसकी वजह से मेरा नीट में प्रॉब्लम आता। राइट। अब जब जनवरी का टाइम एंड हुआ, हमारा प्री बोर्ड्स भी उसी बीच में हुआ था। प्री बोर्ड्स के टाइम पे मैंने जो थोड़ा 12th पढ़ा। अब क्या है, जब हम साल भर से कंसिस्टेंटली पढ़ते हुए आते हैं, तो भले ही हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है, बट वो पेपर के वक्त और पढ़ते वक्त जब सब चीज़ें याद आती है, तो वो चीज़ें पता चलती है। तो फिर जब मैं प्री बोर्ड्स का प्रिपरेशन किया मेरा, तो मैंने एनसीईआरटीज़ रीड की, मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़े, तो उसमें मुझे थोड़ा मेरा 12th का रिवीजन हेल्प किया। एंड देन मेरे बोर्ड्स आए, बोर्ड्स के वक्त मैं पढ़ा, जैसे मेरे को जो भी पेपर्स में गैप था, मैंने गैप में एनसीईआरटी रीड किया, क्वेश्चन सॉल्व किया गैप्स में, कि जिससे बोर्ड में भी अब क्वेश्चन आए, जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आए, फिजिक्स के कंसेप्शन क्वेश्चन आए, तो उसमें मैं लिख सकूं, उसमें मैं आंसर कर सकूं। या जेनेटिक्स के कोई क्वेश्चन आए,
जो कि राइट, राइट, राइट। कंसेप्चुअल है, जिसमें जेनेटिक चार्ट्स बनाना है, तो वो मैं कर सकूँ। तो इस तरह से मैंने किया हाँ, था। मतलब कि तुम जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तभी तुमने सोच के रखा था कि हाँ, मुझे बोर्ड की एग्ज़ाम दे रही है तो मुझे थ्योरेटिकल भी लिखना होगा। हाँ, हाँ, तो जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हाँ, तभी तुम कि भाई हम इस क्वेश्चन को कैसे थ्योरेटिकल वे में लिख हाँ, सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप जब बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो या फिर देते हो, जैसे कि अभी एग्ज़ाम चल रही है आपकी, राइट? तो उसमें कैसे टाइम मैनेज करना है या फिर जैसे कि सर ने किया है ऑलरेडी, तो मुझे बताओ कि जब बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही थी, अभी चल रही है स्टूडेंट्स की, राइट? तो तुम्हारे टाइम पे तुमने बोर्ड्स की एग्ज़ाम को कैसे मैनेज किया विथ नीट प्रिपरेशन? क्योंकि अभी तक तुमने बताया कि जब बोर्ड की एग्ज़ाम बाकी थी, तब तुमने नीट प्रिपरेशन के साथ कैसे बोर्ड्स की प्रिपरेशन की। लेकिन अभी बोर्ड्स की पेपर्स ऑनगोइंग है, तो तुमने नीट का प्रिपरेशन एक साइड में ही रख दिया था या फिर कंटिन्यू किया था? भाऊ मैं एक साइड में रखना इस चीज़ को नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ चीज़ ऐसी है कि आप जब बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका 12th का सिलेबस है। राइट, राइट। अब आप 12th का सिलेबस जब रिवाइज़ करेंगे, तो ऑफ कोर्स आप फिज़िक्स में फ़ॉर्मूलाज़ देखेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे, केमिस्ट्री में रिएक्शंस देखेंगे, फिज़िकल के फ़ॉर्मूलाज़ देखेंगे, इनऑर्गेनिक के मतलब वो देखेंगे कि ये इफ़ेक्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं, लाइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया, वो कैसे होता है, और बायोलॉजी में की थ्योरी कैसे होती है, जेनेटिक्स में एवोल्यूशन का जैसे चीज़ हो गया, वो कैसा होता है। तो ये चीज़ें जो है जब आप रिवाइज़ करेंगे, आपको हर पेपर के पहले जो भी 2-3 दिन गैप होगा, आप जो चीज़ें चैप्टर्स रहेंगी, आपके नोट्स रहेंगे, उनके थ्रू रिवाइज़ कीजिए। और जब आप रिवाइज़ करेंगे, तो आप रिवाइज़ करते वक़्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यू आर नॉट जस्ट रिवाइज़िंग फॉर योर बोर्ड्स, यू आर राइट, रिवाइज़िंग राइट। फॉर योर नीट एग्ज़ाम एज़ वेल। बिकॉज़ जब बोर्ड्स खत्म होगा, तो आपके राइट। पास 40-45 डेज़ ही होंगे। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि बस बोर्ड की एग्जाम करनी है, हाँ, प्रिपेयर हाँ, करनी है, तो उसकी हाँ, प्रिपरेशन करनी है, हाँ, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा सोच के चलना है तुम लोगों को कि हमारे नीट की प्रिपरेशन भी आने वाली है, नीट हाँ, एग्जाम सॉरी। तो नीट एग्जाम के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। हाँ, तो जैसे कि सर ने बताया कि बोर्ड्स की एग्जाम उनके ऑनगोइंग थी, तब उन्होंने कैसे नीट की प्रिपरेशन को भी ध्यान में रखा और उसके टाइप प्रिपरेशन की। तो मुझे बताओ कि जब तुम्हारी बोर्ड्स की एग्जाम हुई, क्योंकि अभी तक का सिनेरियो था कि बोर्ड्स की एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन की, लेकिन बोर्ड्स की एग्जाम जब हुई थी, हाँ। तब तुमने लास्ट के जो 2 मंथ्स रहते हैं, तो तुमने उसको कैसे यूटिलाइज किया? उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने इन शॉर्ट? भाऊ टाइम मैनेजमेंट इन शॉर्ट ऐसा था कि मेरा रेगुलर टेस्ट दिए, क्योंकि जब लास्ट के टाइम होते हैं, तो लास्ट टाइम पे आप प्रॉपर फुल सिलेबस रिवीजन करने का बेस्ट तरीका टेस्ट ही है। राइट, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। टेस्ट राइट। में गलतियाँ होंगी, क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे बहुत सारे। उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को, चैप्टर्स को, फॉर्मूलाज को, जो भी रहेगा, जहाँ से भी रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस बनाओ। जैसे अगर आपका SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या अगर आपका बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी है, या सबसे स्पेशल जो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा तंग करने वाला टॉपिक है, वो है प्लांट फिजियोलॉजी में। हाँ, तो उसके टॉपिक्स के क्वेश्चंस को बनाओ। प्लांट हार्मोन्स के क्वेश्चंस हैं, एक-एक हार्मोन के 20-20, 25-25 क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यूज़ हैं। बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हार्डली सॉल्व करने में एक एमसीक्यू को 30 से 40 सेकंड लगता है, अगर वो ज़्यादा लेंथी नहीं है तो, स्टेटमेंट बेस्ड है तो 1 मिनट का। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो और उसी से इम्प्रूवमेंट आता है, बिकॉज़ नीट प्रिपरेशन में द वे टू इम्प्रूव इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग। बिकॉज़ आपका कंटेंट इज़ ऑफ 80-85 चैप्टर्स। अब राइट, आप सब थ्योरी तो याद नहीं रख सकते हैं, तो सब राइट, थ्योरी याद रखने का बेस्ट तरीका है टू सॉल्व क्वेश्चंस। राइट, आप जितना क्वेश्चंस बनाएँगे, आपको फिज़िक्स में फ़ॉर्मूलाज़ याद होंगे, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन के रिएजेंट्स याद होंगे, फिज़िकल केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूलाज़ याद होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो भी ऑर्डर्स रहते हैं, वो ऑर्डर्स याद होंगे, एक्सेप्शंस याद होंगे। हाँ। लेकिन अभी तो तुमने बताया कि स्टडी कैसी करनी है, हाँ, जो लास्ट के 2 मंथ्स में, लेकिन हाँ। तुम्हारा प्रॉपर डेली शेड्यूल क्या था? कि जो स्टूडेंट्स को भी थोड़ा-सा इंस्पायर करे या थोड़ी-सी हेल्प करे उनको डेली शेड्यूल बनाने में? वो मेरा डेली शेड्यूल कुछ इस तरह रहता था कि मैं ये कोशिश करता था कि मुझे अराउंड 8 आवर्स स्लीप मिले। मैं अराउंड सुबह 6 बजे उठता था हाँ। और 10 बजे तक पढ़ता था। हुँ, उसमें मैं कुछ ऐसे पढ़ता था कि मैं कंटिन्यूअसली 4 घंटे लगातार पढ़ता नहीं था। हुँ, ब्रेक्स ले लेके वो अराउंड 3 घंटा होता था। तो 3 घंटा प्रोडक्टिव होता था। हाँ। उसके बाद फिर मेरी क्लासेस रहती थी 11 से लेके साढ़े 3 बजे तक। मेरी क्लासेस होती थी चारों सब्जेक्ट्स की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, ज़ूलॉजी। उसके बाद मेरा 4 बजे से लेके साढ़े 7 बजे तक टेस्ट होता था। वो फुल कोर्स टेस्ट होने के बाद मैं प्रॉपर 1 घंटा रेस्ट करता था। हमारा रिज़ल्ट आ जाता था टेस्ट का साढ़े 8-9 बजे तक। हाँ। मैं उस रिज़ल्ट को अपनी ओएमआर शीट पे मैच करता था। मैच करने के बाद मेरी जो भी गलतियाँ थी, मैं उसे पॉइंट आउट करता था, जो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड थे, उसे मार्क रखता था।
और वही फिर तो वही मेन बात वो रहती है सबसे मेन चीज है कि भाई तुमने जो मिस्टेक्स किए हाँ उसको प्रॉपर एनालाइज करो तुम लोग। हाँ क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उनको कुछ लेना देना नहीं, बस एग्जाम देनी है, हाँ इनफ। उसके सॉल्यूशन भी जैसे कि क्लासेस वालों ने दिए रहते, बस उतना ही देखना। हाँ लेकिन जो मिस्टेक्स हुई रहती है उस पर प्रॉपर वर्क नहीं करते। यस एग्जैक्टली वो बहुत जरूरी चीज है कि आप मिस्टेक्स को एनालाइज करें हम्म, बिकॉज जो गलतियां होती हैं आपकी पेपर में अगर आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक बार गलती किया और अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को गो थ्रू करते हैं पेपर देने के 2-3 दिन के अंदर तो हम्म, उस टॉपिक का दोबारा गलत होना बहुत ही रिड्यूस हो जाता है राइट। तो वो बहुत इफेक्ट कॉज करता है जैसे मेरे साथ क्या हुआ था मेरे पेपर में केमिस्ट्री में मैंने आज तक टेम्परेचर कन्वर्जन के किसी क्वेश्चन में गलती नहीं किया हम्म, और वो क्वेश्चन जो नीट के पेपर में आया था हम्म, वो गलती मैंने कर दी कि मैंने केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट नहीं किया तो 5 मार्क का लॉस मेरा वहां हो गया क्योंकि वो मिस्टेक मैंने कभी ऐसे नहीं की थी मैं उस चीज का ध्यान रखता था पर वो वहां मेरे से गलती हो गई तो इट्स लाइक मिस्टेक्स इस जर्नी का पार्ट है जो कि होनी ही चाहिए राइट। अगर गलती होंगी तो हम उसी से सीखेंगे हाँ, बट सुधारना चाहिए उस हाँ गलती को। सुधारना भाई बहुत गलती जरूरी है तो गलती है हाँ करके छोड़ना नहीं। हाँ राइट, दैट्स राइट। वेरी इंपॉर्टेंट तो बेसिकली तुम्हारा टाइम जो मैनेज करने का तरीका हाँ था कि हाँ, जो मेरा डेली का शेड्यूल है बस हाँ उसको प्रॉपर फॉलो करना है हाँ और ज्यादातर फोकस करना है नीट के हाँ मॉक टेस्ट के ऊपर। हाँ और और शेड्यूल का ऐसा चीज रहता है कि वो आपने जो शेड्यूल डिजाइन किया है कि आप आइडियली उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं आपको बस ये ट्राई करना होता है कि एग्जैक्टली। आप उस पर स्टिक कर सके जितना भी आप कर सकते राइट, राइट। हैं जितना आप उससे लग के चल सकते हैं वो आपको अल्टीमेटली ट्राई करना होता है हाँ, तो बेसिकली उसमें इशू क्या आता है कि टाइम को स्टिक क्यों नहीं कर पाते, उनको मोटिवेशन नहीं रहता। तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ मोटिवेशन था क्या जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, नहीं यार आज कुछ भी करके फोड़ना है? मेरा मेन मोटिवेशन तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने में मजा आ रहा है मतलब मैं कभी बोर नहीं हुआ इन तीनों को पढ़ के हाँ, तो मुझे उसके पीछे का ही रीजन कुछ तो होगा ना, क्योंकि हाँ लोगों को बोर होता है। अब तुम्हारा सीन अलग था, लेकिन हाँ उसका जो अलग सीन था तुम्हारा, तो उसका कुछ तो रीजन होगा ना। बोर ना हो जिससे तुम तो उसका एक रीजन तुम ये फॉलो कर सकते हो कि तुम पहले तो ये सोचो कि तुमने नीट देने के लिए सोचा क्यों अगर तुम नीट देना चाहते हो तो इट्स अल्टीमेटली तुम डॉक्टर बनना चाहते हो राइट। और अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो ऑफकोर्स तुम्हें ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा हाँ, और तो कंपटीशन भी इतनी बढ़ हाँ गई है और तो कंपटीशन भी है हाँ, राइट। सो यू कैन थिंक फॉर योर मोटिवेशन ये कि मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं ये लाइन में आया हूँ नीट देने के लिए तो हाँ, ऑफ कोर्स मैं किसी रीजन से आया हूँ तो ऑफ कोर्स मैं तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा राइट। अब मैं घुस गए हो तो भाई अब हाँ फोड़ के ही निकलना है। अब फोड़ के ही निकलने वाला चीज है अब मैं अकेला हूँ ऐसा तो है नहीं इस लाइन में मेरे राइट, अलावा और भी 20 लाख लोग हैं जो इस एग्जाम राइट। को देंगे तो भाई अगर तुम 10-10 घंटे पढ़ाई करो तो हाँ तुम्हारा कंपटीटर वहां पर हाँ 14 आवर्स तक पढ़ाई कर हाँ रहा है, हाँ तो एक एक भी मोटिवेशन रह सकता है कि हाँ यार मेरा कंपटीटर वहां पर स्टडी कर रहा हाँ है, मैं चिल कर रहा हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई दोस्त है जो आपसे 3-4 घंटा ज्यादा पढ़ता है तो लेट इट बी उस पर ध्यान मत दो क्योंकि कितने देर पढ़ रहे हैं ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है मैटर ये राइट, करता है कि आप प्रोडक्टिव कितना पढ़ रहे हैं राइट। भले ही आप दिन में 10 घंटे की सिटिंग कीजिए पर अगर उसमें से सिर्फ 5 घंटे ही प्रोडक्टिव है तो वो मैटर नहीं करता उस इंसान के सामने जो कि दिन में 8 घंटा एज अ सिटिंग बैठता है पर उसका प्रोडक्टिव 7 घंटा होता है तो मतलब इन शॉर्ट कि जितना भी पढ़ो लेकिन हाँ प्रोडक्टिव पढ़ो। हाँ राइट। ऑफ कोर्स तो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन तुम्हें ये है कि मुझे बताओ कि जब तुम्हें इतना स्कोर आया है 690, कोई मतलब कम बात नहीं है, तो तुमने बाकी के कॉलेज क्यों प्रेफर नहीं किया, लाइक ओनली जेएमसी नागपुर क्यों प्रेफर किया? ऐसा क्या खास है जेएमसी नागपुर में? जीएमसी नागपुर प्रेफर करने का मेरा रीजन एक ये था कि जो मैंने जितने भी अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पता किया और किया यहाँ का एक जो जूनियर सीनियर कल्चर है बहुत राइट। इंटरेक्टिव है हाँ, सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं राइट। बहुत मदद करते हैं यहाँ पे एंड साथ में ऐसा है कि जो मेरे घर के पास भी है ये और जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है यहाँ का वो वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट हॉस्पिटल है इंडिया नहीं, एशिया, क्योंकि 235 एकर्स का तो अपना कैंपस कैंपस ही है है हाँ और और अभी अराउंड पूरा रिनोवेट हो रहा है। अराउंड 1800 प्लस बेड्स हैं हॉस्पिटल में तो एक पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है जो राइट, कि एक अच्छा राइट। एक्सपोजर देगा हमें राइट। सो ऑफ कोर्स वो एक रीजन था मेरा टू प्रेफर जीएमसी नागपुर सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे ओनली। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे सेम काइंड ऑफ इश्यूज जो कि आपके हैं, जैसे कि फिजिक्स का इशू, कैसे स्कोर करना है, या फिर पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। तो आज राजू ने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया कि टाइम कैसे मैनेज करना है, उसका जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन था विथ नीट प्रिपरेशन वो भी कैसे हैंडल किया वो भी बता दिया तुम्हें। तो मैं राजीव का भी थैंकफुल हूँ कि उसने आप सभी को प्रॉपर तरीके से गाइड किया।
और भाऊ मैं आपको भी थैंक करता हूँ कि हाँ। आपने इनवाइट किया मुझे पॉडकास्ट के लिए और हम्म। ऐसा समझा कि मैं दे सकता हूँ एडवाइस और मोटिवेट कर सकता हूँ आने वाली जनरेशन को जो भी है। अगर आप राजीव से मोटिवेट हो गए हो तो सेम काइंड ऑफ राजीव जैसे मेंटर्स हमारे पास अवेलेबल है। आपको बस क्या करना है कि www.liveagain.in साइट पर जाना है, वहां पर आपका डाउट रजिस्टर करना है। फिर वो डाउट खुद का पर्सनल इशू वाला भी हो सकता है, फैमिली इशू वाला भी हो सकता है और स्टडीज रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो आप आपका डाउट वहां पर पुट कीजिए और आपको विद इन सेकेंड्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स अप्रोच करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।